नेक्स्ट इज हो, यानी कि कुदाल। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टीलिंग एंड रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड। ये भी खेत में से वीड्स को रिमूव करने के काम आता है, यानी वीड्स यानी जो खरपतवार होते हैं उनको रिमूव करने के काम में आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लकड़ी या फिर लोहे का एक लंबा रॉड होता है, छड़ होता है। अ ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग आयरन प्लेट इज अटैच्ड टू वन एंड टू द रॉड। इसमें क्या होता है कि एक चौड़ा लोहे का प्लेट एक छोर से, रॉड के एक छोर से जुड़ा हुआ होता है। इट वर्क लाइक अ ब्लेड टू लूजन द सॉइल। और ये एक ब्लेड की तरह काम करता है सॉइल को ढीला करने के लिए। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज अटैच टू द बीम हो इज ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल। हो जानवरों के द्वारा भी खींचा जाता है और इसका दूसरा छोर जो होता है वो बीम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। Nowadays, प्लॉगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन बाय कल्टीवेटर। अब के समय में खेतों में हल नहीं चलते हुए आप देखते होंगे, अब खेत की जुताई हल के जगह पे ट्रैक्टर से होती है, जिसको कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के यूज़ से क्या होता है, लेबर्स मज़दूरों को मेहनत नहीं करना पड़ता है और टाइम की भी बचत होती है। जिस तरीके से आप इसमें देख रहे हैं, एक खेत में ट्रैक्टर द्वारा जुताई हो रही है। द पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग। इसके लाभ क्या क्या हैं, प्लॉगिंग के लाभ क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ प्लॉगिंग। प्लॉगिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं। Ploughing helps to loosen the soil and that allows root of the plant to penetrate easily in the soil. Ploughing से क्या होता है कि मिट्टी इतनी ढीली हो जाती है कि पौधों की जड़ों को हम आसानी से उसमें रोपा जा सकता है उसमें। It makes the soil airy and allow root to breathe well. मिट्टी ढीली हो जाने की वजह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अदर गैसेस का ईज़िली आना जाना हो पाता है, जिससे कि प्लांट अच्छे से सांस ले सकती हैं और जो सॉइल है वो एयरी हो सके। थर्ड पॉइंट, इट इन्हेंस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये वाटर के सॉइल के वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप वेल इन लूजन सॉइल। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत आसानी से जो गीली मिट्टी होती है उसमें डेवलप हो पाते हैं। दे डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट दैट मिक्सड विद सॉइल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो सड़े गले पेड़ पौधों को या जो मरे हुए इंसेक्ट्स होते हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो अच्छे से डिकम्पोज करते हैं मिट्टी में। एज रिजल्ट वेरियस न्यूट्रिशन हेल्ड अप इन द डेड ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज इन द सॉइल। इसके कारण, इस वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से सॉइल में घुल मिल जाते हैं और प्लांट उसे ऑब्टेन कर पाते हैं। प्लॉगिंग अप्रूव्ड वीड्स। प्लॉगिंग से वीड्स जो होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, वो आसानी से निकाले जा सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन लूजन सॉइल। गीली मिट्टी में मैन्योर फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाना बहुत आसान हो जाता है। The ploughed field may have big piece of soil called crumb. It is necessary to break this crumb with plank. This process of breaking crumb into smaller pieces is called leveling. कभी कभी क्या होता है कि खेत में मिट्टी कुछ बड़े बड़े पत्थर की तरह बन जाती है, तो उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मिट्टी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की प्रक्रिया को लेवलिंग कहते हैं। और जो प्लॉगिंग होता है, प्लॉगिंग से ये लेवल का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो पाता है। समटाइम मैनुअर इज़ एडेड टू सॉयल बिफोर टिलिंग इट। कभी कभी मैनुअर सॉयल खेत को जोतने से पहले ही खेतों में डाल दिया जाता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनुअर विद सॉयल। इससे क्या होता है कि सॉयल और मैनुअर आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। दिस सॉयल इज़ ऑल्सो वाटर्ड बिफोर सोइंग। और ये जो मिट्टी होती है वो पहले से वाटर्ड होती है, यानी कि गीली होती है, इसमें पानी डाला गया होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सोइंग के बारे में पढ़ेंगे ऑफ मैनुअर विद सॉयल। इससे क्या होता है कि सॉयल और मैनुअर आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। दिस सॉयल इज़ ऑल्सो वाटर्ड बिफोर सोइंग। और ये जो मिट्टी होती है वो पहले से वाटर्ड होती है, यानी कि गीली होती है, इसमें पानी डाला गया होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने पढ़ा अब तक क्रॉप कितने तरीके के होते हैं और बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या होती है क्रॉपिंग की। फर्स्ट था प्रिपेयरिंग सॉइल, जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोइंग। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmer prefer to use seeds which give a high yield. सोइंग यानी कि बीज बोना। बीज बोने की प्रक्रिया सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है, मेन पार्ट है ये प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन का। बीज बोने से पहले पहले अच्छी क्वालिटी का बीज चुना जाता है, उसे साफ़ सुथरा किया जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की बीज होगी तो वो फसल भी अच्छे ही होंगे। There are basically two methods of sowing seeds. The first is called broadcasting or scattering the seeds by hand. This result is unequal distribution of seed or the area over the area. दो बेसिक मेथड होते हैं बीज बोने के। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग, जिसको कहते हैं, यानी उसमें हाथों में बीज को लेके और खेतों में छिड़का जाता है। इससे क्या होता है कि खेत में बीज का छिड़काव तो हो जाता है, लेकिन वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी बराबर मात्रा में हर जगह बीज नहीं पहुंची होती है। हाथ है, कहीं ज़्यादा गिर जाता है, कहीं कम गिर जाता है। तो द अदर मेथड इज़ टू यूज़ सीड ड्रिल। और दूसरा मेथड है सीड ड्रिल यूज़ करने का, यानी कि एक मशीन होता है सीड ड्रिलिंग का। The simple seed drill consists of an iron tube with a funnel at the top attached of the plug. Seeds are introduced into the funnel opening and then released into the soil furrow made by the plug. By this method, seeds are sown at the correct depth and interval. ये सीड ड्रिल मशीन है। सीड ड्रिल मशीन के द्वारा क्या होता है, इसे हल में लगाया जाता है और हल जब खेत में चलाया जाता है, प्लॉग किया जाता है, तो क्या होता है कि फ्यूनल से, यहाँ पे फ्यूनल है, फ्यूनल में बीज डाले जाते हैं और बीज करेक्ट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में गिरती है, जिससे कि दो बीजों के बीच में करेक्ट प्रॉपर डिस्टेंस भी होता है, प्रॉपर डेप्थ भी होता है। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्युअर एंड फर्टिलाइज़र। तीसरा आता है काम बीज बोने के बाद खाद और उर्वरक वगैरह छीटने का। क्रॉप ऑब्जर्व वेरियस न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सॉयल थ्रू दियर रूट्स। फसल जो खेत में बो दिए गए हैं वो मिट्टी से अपने जितनी भी ज़रूरत की पोषक तत्व होती हैं वो उनसे ऑब्जर्व करते हैं। अनलेस द deptal elements are replenished from time to time, the growth of subsequent crop would be poor. The replenishment is done by adding manure and fertilizers. अब चूँकि पौधों को जितने खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, वो मिट्टी से ही लेते हैं। अगर मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्वों की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी या
मिनरल्स, वाटर्स या अदर जो भी न्यूट्रिशन प्लांट जो ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, उसकी कमी होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मैन्योर यानी खाद डालें। मैन्योर अब हम आगे पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of vegetable and animal waste. It supplies essential nutrition and humus to the soil and make it fertile. मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यानी कि सब्जियों के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, सूखी पत्तियाँ हो गई, जानवरों के वेस्टेज हो गए। ये सब आपने गाँव में देखा होगा कि एक ही जगह पे लोग धूल मिट्टी अपने घर के आसपास जो होता है कूड़ा एक जगह पे फेंकते हैं। झाड़ू वगैरह लगाकर पौधों के जो ट्री या प्लांट के जो लीव्स होते हैं, वो सूखे लीव्स जो गिर जाते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं। 2-4 साल 5 साल इकट्ठा करने के बाद वो मैन्योर बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसमें हाई अमाउंट में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसे हम खेत में अगर उठाकर खेत में ले जाकर डालते हैं, किसान इसे खेत में छिड़काव करते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और पौधों को न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में मिल पाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर कंपाउंड विच सप्लाई अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट to make the soil fertile. Fertilizer are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonium sulfates, super sulfate, potash, NPK, etc. फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये भी एक खाद होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक तरीके नहीं, इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया रहता है। ये फैक्ट्रियों में केमिकल्स से तैयार किए जाते हैं, जिनमें से कुछ नाम होता है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब जो होते हैं ये खेत में छिड़काव किए जाते हैं, जिससे मिट्टी को ये इनकी जो नीड्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफ़िल कर सकें। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops. फर्टिलाइज़र्स के हेल्प से फार्मर्स को फसल का एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है, सच एज wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. लेकिन अधिक यूज़ करने से क्या होता है, फर्टिलाइज़र की मात्रा ज़्यादा हो जाने से सॉइल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि ये केमिकली मेड होता है। ऑर्गेनिक तरीके से तो है नहीं कि वो नुकसान नहीं करेगा। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र बाय ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द यील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन ट्रू क्रॉप्स। या इसके बचने के लिए एक ही उपाय होता है कि एक तो हम फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करें खेत में, दूसरा होता है कि फर्टिलाइज़र की जगह पे हम मैन्योर या सूखी पत्तियाँ जो होती हैं वो यूज़ करें, और तीसरा होता है कि हम सीजन बाय सीजन खेत में अलग अलग तरह के फसलों की बुआई करें। एक तरह के फसल बोने से क्या होता है, मान लीजिए कि 2 खेत हैं, ये चावल का है और ये गेहूं का खेत है, ठीक है। चावल के खेत में अगर हम बार बार हर सीज़न दर सीज़न इसमें चावल ही ये करेंगे, राइस क्रॉप ही उगाएंगे, इसमें ग्रोथ करेंगे, तो यहाँ के मिट्टी की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हर फसल के ऑब्जर्वेशन पावर और रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि इसे जितनी नाइट्रोजन की ज़रूरत है इसे भी इतनी ही नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए किसान इसके बेटर रिज़ल्ट के लिए क्या करते हैं, एक सीज़न में इसमें चावल बोते हैं, दूसरे में इसमें एक सीज़न में उन्होंने गेहूं उगाया तो दूसरे इसमें उगाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनाइज्ड द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट। और मैन्योर जो है सॉइल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से उसको तैयार किया गया रहता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर भी कम नहीं होती है।
The fertility of soil can also be increased by crop rotation, mixed cropping and leaving field fallow. सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है। कुछ उसके ये होते हैं जैसे क्रॉप रोटेशन, अभी मैंने बताया कि इस सीज़न में अगर हमने ये इधर वाले खेत में चावल बोया है तो अगले बार इसमें मकई की खेती कर देते हैं या गेहूं की खेती कर देते हैं या सरसों की खेती करते हैं। तो बदल बदल के करने से क्या होता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी पावर बरकरार रहती है। क्रॉप रोटेशन इसे ही कहते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया, क्रॉप को रोटेट करना, अलग अलग तरह के क्रॉप्स को अलग अलग खेतों में ये करना, उगाना। मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously in a field is called mixed cropping. The crops are carefully chosen in such a manner that the product and waste material of one crop are beneficial for the growth of other crops. मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, यानी मिश्रित खेती। इसमें दो या दो से अधिक तरह के फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक जो फसल का जो वेस्ट होता है वो दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि अगर बात की जाए सरसों के खेत में, उसमें मटर की भी खेती की जाती है। मकई के खेत में, मेज़ के खेत में क्या होता है, उसमें भी दलहन की खेती की जाती है। मूंग के खेत में मसूर की भी खेती की जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग गेहूं के खेत में सरसों को भी एक साथ लगा दिया जाता है, उगाया जाता है। तो ये मिक्स क्रॉप कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहलाती है। लीव फील्ड फैलो और फ्री आर नॉट यूजिंग फॉर कल्टीवेशन फॉर सम टाइम हेल्प द land to regain its nutrition. Dead plant and animals and other decaying matter are acted upon by microorganisms and decomposed to form humus. The essential nutrient thus return to soil in due course of time. Leave field fallow का मतलब होता है खेत को खाली छोड़ देना। अगर सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि ये 2 खेत हैं, ठीक है। इस बार हमने इसमें गेहूं की खेती की, ठीक है, इसमें चावल की खेती कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा कि गेहूं की खेती के बाद ये खेत फ्री हो गया, हम चाहें तो इसी में चावल के सीज़न में यानी कि खरीफ क्रॉप इसमें ये कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम इसे नहीं करेंगे, हम इस खेत को एक सीज़न के लिए खाली छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है कि गेहूं उगाया गया था, इसमें गेहूं की फसलों की हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद ये सॉइल जो था, इसमें ये जो खेत था इसको खाली छोड़ दिया गया। अब खाली छोड़ने की वजह से क्या हुआ, चूँकि अभी इसमें गेहूं की खेती हुई थी और गेहूं के खेत में फसलों को बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी होगी, जो कि इस मिट्टी से ही उन्हें मिला होगा, यहाँ की मिट्टी से। अब अगर हम इसे खाली छोड़ देते हैं तो जो मिट्टी होती है ये अपने आप को जितने न्यूट्रिशंस होते हैं ये दोबारा धीरे धीरे अपने में मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर इन गेहूं के बाद इसमें चावल बो दिया, चावल के बाद मकई बो दिया, इस तरह का काम करते हैं, इस तरीके से खेती करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के फसल अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इसे लिविंग फील्ड फैलो कहते हैं। 4th इज इरीगेशन। All plants need water, some in large amount. The amount of water in soil is not constant throughout the year. सभी पेड़ पौधों को आपको पता है कि पानी की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, और वर्षा का मतलब पानी का जो वाटर का जो अमाउंट होता है वो पूरे साल भर एक बराबर नहीं बना रहता है। दिस इज़ कंस्टेंटली लॉस्ट बाय इवापोरेशन एंड बाय प्रिकॉलेशन ऑफ लोअर डेप्थ ऑफ द ग्राउंड। इस क्या होता है कि जो पानी खेत में डाला जाता है तो पानी के कुछ अमाउंट का इवापोरेशन हो जाता है, कुछ पेड़ पौधों द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ का परकोलेशन प्रोसेस हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू पीरियडिकली सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम पेड़ पौधों को पानी दिया जाता रहे। तो सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है, जिसको इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एंड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड इरिगेशन।
अलग अलग समय पे जब पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हों, उस समय उनको पानी देने की जो क्रिया होती है वो इरिगेशन कहलाती है, सिंचाई कहलाता है। जैसे इस खेत में आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि सिंचाई हो रही है फसलों की स्प्रिंकलिंग सिस्टम से। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? या तो कुओं से, ट्यूबवेल से, या नदी तालाब वगैरह से, डैम से, या कैनल नहर से पानी की ज़रूरत को पूरी की जाती है। तो दो तरीके का मेथड होता है इरिगेशन का, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। पहले के समय में क्या होता था, आप इस पिक से समझ सकते हैं कि पहले तो इतने मशीन वगैरह थी नहीं, ट्यूबवेल वगैरह। तो पहले के लोग क्या करते थे कि कुएं से ही वहाँ से पाइप वगैरह तैयार करते थे और खेतों में नालियाँ बना देते थे, और उन नालियों के थ्रू वहाँ से जब पानी डाला जाता था, पानी गिराया जाता था, तो उस नालियों के थ्रू ही फसलों को पानी मिला करता था। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा था स्प्रिंकल। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। उस समय क्या होता था कि वाटर अमाउंट भी ज़्यादा होता था, और प्रॉपर तरीके से सारे खेतों को पानी मिल भी नहीं पाते थे, सारे फसलों तक पानी प्रॉपर पहुंच नहीं पाता था। तो जो मॉडर्न मेथड है, ट्यूबवेल, या ये तो राहत है जो कि पहले के समय में यूज़ किया जाता था। तो अभी मॉडर्न मेथड में क्या क्या है? स्प्रिंकलर। इस मेथड में क्या होता है हम पढ़ेंगे। इन दिस मेथड हॉरिजेंटल पाइप having rotating nozzle on its top and are used. These are joined with main pipeline. When the water is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle in all the direction. It looks as if it is raining or drizzling. It is very useful method for sandy oil. स्प्रिंकलर जो होता है एक प्रकार का मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक लोहे का पाइप होता है और इसके ऊपर एक रोटेटिंग नोज़ल लगाया रहता है जो घुमावदार नोज़ल होता है, और जब मेन पाइपलाइन से पानी छोड़ा जाता है तो वो फुहारे की तरह से चारों ओर घूमते हुए फसलों को पानी पहुंचाता है। देखने में लगता है जैसे बारिश हो रही है या ड्रिजलिंग हो रहा है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल सिस्टम। ये एक इकोनॉमिकल सिस्टम है। इट इज़ सुटेबल फॉर गार्डन एंड फील्ड फॉर फ्रूट प्लांट। ये जो तरीका है ड्रिप सिस्टम, ये जो है उन फसलों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो जैसे फलों के